जी इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज मैं बात करूंगा क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि इस टाइम पे क्या मार्केट में पैसा लगा देना चाहिए। देखो, मैं बोलूँगा कि आई एम नॉट द वन हु विल टेल कि मार्केट में क्या सही समय है, क्योंकि मेरा एक अपना तजुर्बा है, हर इंसान का एक अपना तजुर्बा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ कंपनीज़ की हम बात करेंगे जिसमें CDSL है, जिसमें KFinTech है, जिसके बारे में मैंने कई बार बात करी है और बात करता चला आया हूँ। और अभी भी अगर मैं बात करूँ तो CDSL में जो मेरी इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ अराउंड 5 लाख और मेरी 1400 के प्लस की बाइंग है। अभी शेयर 1000 पे आ गया है। दोस्तों, यही जो शेयर है ये 1900 जब चला गया था, अगर मैं चार्ट पे देखूँ इस शेयर को तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शेयर 1980 पे चला गया था 1400 से। मैं आपको बता देता हूँ CDSL। अगर मैं डेली चार्ट पे इसको देखूं तो CDSL का शेयर आपका, सॉरी, हाँ यहाँ पे बात करते हैं। 14 नवंबर 2024 को ये शेयर 1429 के आसपास स्ट्रगल कर रहा था और उससे पहले इन्होंने आई थिंक बोनस या स्प्लिट अनाउंस किया था 1:1 के रेशियो में। अदरवाइज ये शेयर तो 2800 के आसपास चला गया था। दोस्तों, यहाँ से ये कंसोलिडेट हुआ। अगर मैं बात करूँ 1 नवंबर से, 1 नवंबर के बाद ये 1582 भी गया। देन इट केम डाउन। अगर हम बात करें 12 नवंबर 2024 को तो इट केम एट 1416, मतलब 1416 रुपये पे आया। और उसके बाद 14 नवंबर 2024 से 6 दिसंबर 24 को, मतलब आप बोलेंगे इसे एक महीना भी नहीं लगा और ये शेयर 1400 से 1980 को टच करके नीचे आया। देन पीपल वर अग्रेसिवली बाइंग दिस शेयर कि जी ये तो टोल नाका है और इस पर तो पैसा बनता रहता है। और अभी भी आई एम प्रीटी श्योर कि कई लोगों को इसका बिजनेस मॉडल नहीं पता है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। जो लोग करते हैं मार्केट में एंटर होते हैं बट दे डोंट नो व्हाट दे आर बाइंग। अगर आप वॉरेन बुफे की बात सुनोगे या मानोगे, उन्होंने बोला इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग डोंट बाय दैट थिंग। जस्ट बिकॉज कि बाकी लोग बाय कर रहे हैं और उसमें एक वॉल्यूम है, उसमें रैली आ रही है, दोस्तों आप आज नहीं तो कल ट्रैप हो जाओगे। दैट इज़ मतलब ट्रुथ। और लोग इसको समझना नहीं चाहते। आज भी लोग जो है FNO में पैसा बनाना चाहते हैं। दोस्तों, FNO में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। डेटा सबके पास पड़ा हुआ है, लेकिन वही ग्रीड एंड फियर का गेम है। लोगों को थोड़ा सा लालच और एक डर है जो लोगों को FNO की तरफ ले जाता है। कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है बट पीपल डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द रियल कॉज कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं अभी तो CDSL अभी तो आई थिंक 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1060 के आसपास। मुझे ऐसा लगता है जो लोग अभी मार्केट से दूर चले जा रहे हैं, मुझे अभी आया था कि SIP का जो रेशियोज़ है स्टॉपेज का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं अभी भी प्रीटी श्योर हूँ कि जो लोग SIPs को रोक के बैठे हैं, उन्होंने अपनी जो SIP का जो जो ग्रोथ थी उसमें, वो उन्होंने लॉकडाउन के बाद देखा होगा बढ़ रहा है 40-50% का रिटर्न मिलने लग गया। बड़े खुश हो गए। उन्हें लगा अरे हम तो बादशाह हैं, हमें तो सब कुछ आता है। बट करते SIP थे, लेकिन उन्हें लगता था अरे जैसे हमने कोई बात करी, अरे आप क्या बताओगे यार, SIP इज़ द बेस्ट। SIP बेस्ट है, बट क्या वो 40% के रिटर्न जो दिख रहे हैं, क्या वो जायज़ है? क्या वो सस्टेन करने चाहिए? दे डोंट वांट टू नो। हुआ क्या, अब मार्केट गिरने लगी। जब मार्केट गिरने लगी तो वो 40-50% का जो प्रॉफिट है वो उनकी आंखों के सामने नीचे आने लग गया। अब वो 5% रह गया, 10% रह गया, 15% रह गया। अब लोगों में जो है एक फियर पैदा हुआ कि जी निफ्टी और सेंसेक्स और जो इंस्टेबिलिटी बनी हुई है मार्केट में, उससे कहीं हमारा पूरा प्रॉफिट ना खत्म हो जाए। अब उन्हें डर लग रहा है, अब वो उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं या वो SIP को स्टॉप कर दे रहे हैं। दोस्तों, ये एक रियल फैक्ट है कि मैं अभी भी ये मानता हूँ कि जिन लोगों ने SIPs बंद करी है वो मैच्योर लोग नहीं होंगे। उन्होंने मार्केट में 2-4 साल 10 साल नहीं देखे हैं अभी, और उन्हें प्रैक्टिकल पता ही नहीं है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, उन्होंने कई शेयर्स बाय किए हुए हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर वो नहीं जानते कि ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी कमाती कितना है, इस कंपनी की सेल क्या है, कुछ नहीं जानते।
दोस्तों अगर वो अपने ज़मीर में जाके देखें और वो अंडरस्टैंड करना चाहें कि क्या जो मैंने बाय किया हुआ है क्या ये प्रॉफिट बना के दे रहा है या नहीं दे रहा है या लॉस जा रहा है, रीज़न क्या है नहीं पता। जब किसी चीज़ के बारे में पता ही कुछ नहीं है तो आप एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कैसे रख लेते हो? ये भी एक कला है। ये आजकल के कई लोगों, युवा जो हैं या कई लोग जिनको मार्केट के बारे में पता नहीं है, उनके अंदर एक कला है। रिटर्न बहुत उन्हें बनाना है, पता कुछ नहीं है। तो कई ऐसे लोगों का क्वेश्चन आता है कि जी हम आपका एफएनओ कर लें क्या इस टाइम पे, या शेयर मार्केट का क्या होगा इस टाइम पे। दोस्तों शेयर मार्केट का क्या होगा, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट का क्या होगा, इवन आई डोंट नो क्या होगा। लेकिन मुझे पता है कि आने वाले 6 से 7 महीने डिसाइडर हो सकते हैं और मार्केट में एक रिकवरी दिखाई दे सकती है। अगर यहाँ से मार्केट और नीचे जाती है, 20,000 बना लेती है या 21,000 पे रुक जाती है, दैट इज़ समथिंग आई डोंट नो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं एफएनओ और डेली चार्ट को ट्रेड करना, निफ्टी कहाँ पे जा रहा है, सेंसेक्स कहाँ पे जा रहा है, बैंकेक्स कहाँ पे जा रहा है, निफ्टी बैंक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मेरे पास इतना समय नहीं है। दैट इज़ समथिंग आई डोंट डू। मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूँ या ETF स्पेसिफिक बात करता हूँ। अभी स्टॉक स्पेसिफिक बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि शेयर कई सारे करेक्ट हो चुके थे, लोगों में एक डर का माहौल था। मेरी अभी भी बाइंग है। आज लोग 1000 पे CDSL को बेच रहे हैं। आज से 2 से 3 महीने पहले 1900 पे बाय करने को तैयार थे। ये शेयर मार्केट है। दैट इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड। आप समझने को राजी कुछ नहीं तो कैसे होगा। तो अभी निफ्टी 22,508 पे चल रही है। मुझे ऐसा लगता है मार्केट में थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाई दे रही है, बट ओवरऑल स्मॉल कैप, मिड कैप, ज़्यादातर जो यूथ है या जितनी भी कैपिटल लगी हुई है ज़्यादातर लोगों की जो रिसेंटली मार्केट में आए हैं, आई एम प्रीटी श्योर वो लोग जो हैं वो पैसा लगाते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप्स में, क्योंकि उन्हें लगता है लार्ज कैप जो है उसमें ग्रोथ के चांसेस कम हैं और वो 15-20% का रिटर्न देगा सालाना। 15-20% से हमारा होगा क्या। अब लोगों का वो भी नहीं बन रहा, वो उनके हाथ से रेत जैसे फिसलते हुए दिख रहा है, तो अब वो उसको भी जो स्टॉप कर देना SIPs वगैरह को। अदरवाइज इट इज़ राइट टाइम टू बाय स्टॉक्स। तो मैंने कुछ स्टॉक्स पे अभी अपनी बाइंग, मतलब मेरी तो बाइंग पहले से ही है, बट अभी एक्यूमुलेट करने का मुझे ऐसा लगता है समय है। मैं अभी भी अपने लोगों को यही बोलता हूँ, दिस इज़ अ राइट टाइम टू एक्यूमुलेट द स्टॉक्स रादर बाइंग दैट। उसके बाद अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक कुछ डर लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक्स आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको कंपनी का बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है, गाइस सिंपली गो टू द ग्रो। जो भी आप ETF, मतलब जो भी आप डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं, आप सिंपली ETFs फाइंड करें। और ETFs आई विल से दैट नॉट इंडिया में जो ETFs चल रहे हैं, ग्लोबली ETFs भी आप बाय कर सकते हैं। जिसमें एक का अगर मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ ETFs बाय किए हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ETFs बताऊं, ETFs तो मैंने बहुत बाय कर लिए इस टाइम पे। और थोड़ा सा देखो, प्रोटेक्ट अपनी कैपिटल भी करनी चाहिए। और परिवर्तन जो है, बदलाव, वो मतलब एक ज़रूरी है जीवन में। और जितना बेहतर आप उसको जितना जल्दी समझ जाओगे, आपकी लाइफ थोड़ा सा ईजी हो सकती है। तो मैंने अभी कुछ स्टॉक्स ऐड करे हैं जिसमें डिविडेंड यील्ड अच्छा है उन शेयर्स का, जिसमें पावर ग्रिड हो गया, PFC हो गया। उसके बाद मैंने रिफाइनरी कंपनीज जो हैं पेट्रोल वगैरह की, डीजल वगैरह की, उसमें ऑलमोस्ट तीनों कंपनीज बाय कर ली हैं, HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल। क्योंकि मुझे पता है, अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो मैं आपको बता देता हूं इंडियन ऑयल वगैरह का डिविडेंड हिस्ट्री क्या रही है। सॉरी, मैंने इंडियन होटल सर्च कर दिया फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट। कोई नहीं, इंडियन ऑयल भी अभी आ जाएगा, IOC। दोस्तों मैंने मनी कंट्रोल ओपन किया हुआ है। आप इसके जो है कॉर्पोरेट एक्शन वाले सेक्शन में जाएंगे, यू विल गेट टू नो कि क्या डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो मैं जाऊंगा। तो दोस्तों इनकी जो स्ट्रैटेजीज है डिविडेंड देने की, और PSU है तो PSU तो आपको पता है कि डिविडेंड्स अच्छा देती है। 12 जुलाई 2024 को इन्होंने 7 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था। शेयर का प्राइस 124 आयल से। उसके बाद इन्होंने 10 नवंबर 2023 को 5 रुपये का डिविडेंड दिया। उससे पहले 28 जुलाई 2023 को 3 रुपये का डिविडेंड दिया। देन 2022 में 2 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड दिया। देन 9 फेब को 4 रुपये का डिविडेंड दिया। तो यूल से ओवरऑल ये जो है 7 से 8 रुपये का डिविडेंड हर साल दे रहे हैं। शेयर का प्राइस 124 का चलता हुआ 5 से 6% यूल, मतलब यू कैन से कि ये आपको जो है
एक तरीके से फिक्स रिटर्न आ रहा है, और जो शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है वो एक अलग चीज़ है, वो अप्रिशिएशन शेयर के प्राइस में हो रही है दोस्तों। दैट इज़ समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये शेयर्स बाय किए हुए हैं। अब ETFs में आपको बता देता हूँ मैंने ETFs में क्या बाय किया हुआ है। तो दोस्तों एक तो मैंने मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक जो है 100 ETF बाय किया हुआ है। ये आपकी जो टॉप कंपनीज़ हैं USA में, वहाँ पे इन्वेस्ट करता है। मुझे लगता है ये अभी जो इसका रेट चल रहा है वो 180 रुपये चल रहा है, और ये 189 पे मेरी एवरेज है, मतलब बाइंग एवरेज प्राइस है, और मुझे लगता है मैं इसको ग्रेजुअली और ऐड करूँगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो मैंने एक मेरे एसेट्स का एक टेक फंड है, ये चाइना की जो टॉप टेक कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करता है। और आपको पता है कि चाइना जो एक तरीके से कहीं ना कहीं USA के बाद एक का टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा उसका रोल है, तो मुझे लगता है वहाँ पे पैसा लगाया मैंने। उसके बाद मैंने आपको मफांग बताया, मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक फंड बताया, और अभी मैंने अपनी कुछ वीडियोस में बात करी होगी फार्मा बीज निपॉन इंडिया का। दोस्तों ये 20.95 रुपये का चलता हुआ, इफ़ यू सी द हिस्ट्री, तो कोरोना काल में या किसी भी तरीके का पैंडेमिक आया हो या किसी भी तरीके का ड्रास्टिक सिचुएशन आई हो, फार्मा इंडस्ट्री जो है वो हमेशा सर्वाइव करेगी, बिकॉज लोग जीना नहीं छोड़ सकते, और अगर लोग परेशान होंगे तो उनको हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, अगर वो परेशान हैं हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, और उसके लिए जो रेमेडीज़ है वो आपको मेडिसिन वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह चेन कहीं भी जाना पड़ेगा। तो वो एक मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग इस टाइम पे, आई नॉट से दैट जस्ट गो एंड बाय इन सिंगल गो, आपको अभी भी ग्रेजुअली बाय करना है। और उसके बाद डिविडेंड बेस्ड कुछ कंपनीज़ हैं जिसमें आई सजेस्ट सारेगामा एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी मेरे को लगती है। मैंने UTI बैंक का जो है बैंक निफ्टी का ETF बाय किया हुआ है, इसमें मेरी 40,000 की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद ONGC बाय किया हुआ है, मोतीलाल ओसवाल बाय किया हुआ है, कई सारे शेयर्स में इस टाइम पे शफल किया हुआ है। और अभी धीरे धीरे यू विल सी द डेटा, अभी नंबर्स आने वाले हैं। जो रेफ्रिजरेटर वगैरह बनाने वाली कंपनीज़ हैं, और AC की गैस बनाने वाली कंपनीज़ हैं, और AC बनाने वाली कंपनीज़ हैं, और आपका वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनीज़ हैं, और ये जो अभी आपका जो है KRN हीट जो है, ये आपका कुछ कोयलेंट वगैरह बनाती हैं, कूलेंट वगैरह आई थिंक कुछ, और ये कॉपर वायर वगैरह बनाती हैं जिसमें से AC से जो गैस वगैरह है वो जो है पास ऑन होती है। तो इस तरीके की कंपनीज़ में अभी मुझे ऐसा लगता है गर्मी आ रही है, अपने पीक पे जाएगी, और जो डेटा सजेस्ट करता है आने वाले समय में गर्मियाँ और बढ़ेंगी। तो उसके लिए एक SRF कंपनी है, श्रीराम, उसका नाम ऐसी कुछ है, आई एम नॉट प्रीटी श्योर क्या नाम है एग्जैक्ट, बट SRF है। वो अभी ये पैकेजिंग वगैरह के बिजनेस में भी जाने वाली, मतलब उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है। उसके बाद वो रेफ्रिजरेंट गैसेज वगैरह बनाती है। उसकी जो पेरेंट कंपनी है कामा होल्डिंग, दोस्तों ये कंपनी एक इंटरेस्टिंग है, उसकी पेरेंट कंपनी है, और टेक्सटाइल बिजनेस में भी केमिकल्स वगैरह बनाती है। उसके बाद KRN हीट, और उसके बाद PGL, मेरा पसंदीदा PGL। आई अगेन से सॉरी कि आप इसका PE एक बार देख लेना, फिर उसके बाद उस इंडस्ट्री में जो कंपनीज हैं उनके PE देख लेना, तब जाके आपको समझ में आएगा। आप ये बोलोगे 100 का PE है, आई से 100 का PE है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा इन कंपैरिजन, बट मुझे ऐसा लगता है जो DIIs की स्टेक बढ़ी है इस कंपनी के अंदर, अगर इसका PE जो अर्निंग है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा होता, जो फॉरवर्ड अर्निंग आने वाली हैं, तो DIIs अपनी स्टेक को इतना नहीं बढ़ाते इस पर्टिकुलर कंपनी में। और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और दे आर जस्ट एंटरिंग आई थिंक इनटू दिस पैसेंजर व्हीकल कंपनी, पैसेंजर व्हीकल है कुछ इलेक्ट्रिक, वहाँ से इनको आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 500 करोड़ का रेवेन्यू ये जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके की न्यूज़ है। तो दोस्तों ये कुछ कंपनीज़ हैं, और मैं अभी भी बोलूँगा अग्रेसिवली बाइंग ना करें, ग्रेजुअली बाइंग करें, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक्यूमुलेट करें स्टॉक्स को, और 2-3-4 साल का नज़रिया रखें। तो दोस्तों यही शेयर आपको अच्छा रिटर्न बना के देंगे, और आप उन लोगों को पाओगे जो आपको रिग्रेट करते मिलेंगे फ्यूचर्स में। आई एम प्रीटी श्योर जिस तरीके की मार्केट रही है अभी तक, जो डेटा सजेस्ट करता है, तो मार्केट में रिकवरी भी आएगी। वो कब आएगी, दैट इज़ समथिंग दैट मे टेक टाइम। अगर आप बात करो आपका मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल, उसके बाद रिदम देसाई जो हैं मॉर्गन स्टैनली के,
और आपका अगर मैं बात करूं तो ब्लैक स्टोन है आई थिंक, या ब्लैक रॉक है, वो इंडिया पे बेट लगा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मार्केट गिरी है, लेकिन अभी भी जो कोविड में मार्केट गिरी थी या उससे पहले मार्केट गिरी है दोस्तों, अभी उतनी नहीं गिरी है मार्केट। स्टॉक स्पेसिफिक आप कह सकते हो कि शेयर्स बहुत ज़्यादा गिर गए, बट वो स्मॉल मिड कैप में, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो बढ़े कितने पिछले 2-4 सालों में। तो इस तरीके से आप ओवरऑल समझोगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स अ लॉट गाइस। और मैं इसी तरह कंटेंट आपको ला के बनाता रहूँगा, बट मेरे कहने पे ना जाएं, अपनी रिसर्च जरूर करें, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाय। yes, I'm trying to crack the exam, but so far it is not cleared, so I'll say that जब तक चीज़ होती नहीं है तब तक मैं उस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकता। और बाकी आपको पता है कि शेयर मार्केट में मेरे को बहुत साल हो गए हैं, और कुछ पास्ट वीडियोस देखेंगे आप, उनसे आपको आइडिया लगेगा कि क्या शेयर मार्केट में ओवरऑल मैंने किया है। तो यहीं मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और होप आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से मेरे कंटेंट को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।